them. Marshals can pick up those people. Marshals. करेंगे रघुनंदन सर बात करेंगे very bad on अन्ना yeah. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। कल जीएचएमसी काउंसिल मीटिंग में गर्मा गर्म बहस देखने को मिली जब वंदे मातरम पढ़ने के इशू पर जबरदस्त तकरार शुरू हो गया। कुछ मेंबर्स ने काउंसिल में वंदे मातरम पढ़ने की बात उठाई, लेकिन एआईएमआईएम ने इस मामले पर सख्त एतराज जताया। एआईएमआईएम के काउंसिलर ने कहा कि कुछ लोग यहां पर अपनी सोच और अपने कल्चर दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वंदे मातरम का मतलब यह है कि मेरा सर तुम्हारे पैरों के नीचे। यही वजह है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहते और इसी चीज को जानबूझ के कुछ अनभक्त और बीजेपी के लीडर बार बार मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम काउंसलर्स के सामने रखते हैं। एआईएमआईएम के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हम सबका है। यहाँ हर किसी को अपनी जिंदगी, अपनी जुबान, अपने आस्था, अपने रिवाज के साथ जीने का हक है। हमारी डाइवर्सिटी, हमारी तहजीब, हमारी पहचान ही इस मुल्क की असली ताकत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आज़ादी दी है। किसी को भी मजबूर करना, चाहे वो कोई नारा हो, कोई गाना हो या कोई स्लोगन, ये बिल्कुल गलत है। एआईएमआईएम ने यह भी कहा कि देशभक्ति दिल से होती है, जबरदस्ती से नहीं। अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी वजह से वंदे मातरम नहीं पढ़ता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान से कम मोहब्बत करता है। हर एक शख्स को अपने हकूक और अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। ये देश सिर्फ एक कम्युनिटी या किसी आइडियोलॉजी का नहीं है। ये देश उस किसान का भी है जो खेतों में काम करता है, उस मजदूर का भी है जो इमारतें बनाता है, उस मुसलमान का भी है जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है और उस हिंदू का भी है जो मंदिर में पूजा करता है। काउंसिल मीटिंग का माहौल धीरे धीरे और ज्यादा टेंस होता गया। इधर से नारा, दूसरी तरफ से जवाब। बात इतनी बढ़ गई कि प्रोसीडिंग्स रोकनी पड़ी। ऑफिशियल्स ने बीच बचाव करते हुए सबको समझाया कि ऐसा नाजुक टॉपिक्स पर तहजीब और इज्जत के साथ बात करना जरूरी है, तभी हम किसी सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। ये पूरा वाकया दोबारा हमारे सामने ये सवाल खड़ा करता है कि किसी सोल्यूशन पर पहुंच सकेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी का अलग अलग तरीके का एहतजाज आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स अपने हाथ में हथकड़ी पहनकर एहतजाज कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम एक दूसरे की आज़ादी और जज्बात की इज्जत को तैयार है? क्या हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती उसके रंग बिरंगी तहजीब में है, या फिर हम किसी एक सोच को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बनाकर सब पर थोपना चाहते हैं? आज की इस बहस ने एक बार फिर से ये याद दिला दिया है कि जब जब देशभक्ति का मतलब किसी एक रिलीजन, एक नारा, एक गाने तक लिमिटेड कर दिया जाता है, तब तब इस देश की रूह को चोट पहुंचती है। हिंदुस्तान सबका है और सबका रहेगा, किसी एक का हुक्म नहीं चलेगा। एआईएमआईएम ने कहा है कि हमारी लड़ाई देशभक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि जबरदस्ती और दबाव के खिलाफ है। देश से मोहब्बत का पैगाम किसी एक स्लोगन को बनाना, ये खुद देशभक्ति की तौहीन है। फाइनली काउंसिल के अंदर की गर्मा गर्मी खत्म जरूर हुई है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। देश से प्यार की असली पहचान क्या है? एक गाना, एक नारा या फिर एक दूसरे का एहतराम? ये समझना है कि हिंदुस्तान में हर शख्स को, हर कम्युनिटी को, हर कल्चर को जीने का बराबर हक है। आज ये बहस सिर्फ एक शहर की काउंसिल तक लिमिटेड नहीं रही, ये मुल्क भर में एक बड़े डिबेट को फिर से जिंदा कर रही है। वो इंसल्ट नहीं करे। बीजेपी के मेंबर उठ के बोले वंदे मातरम हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। उनके बाप का हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान हमारा भी है। हिंदुस्तान की आजादी में तमाम मुसलमान हिस्सा लिए। ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कहाँ थे? ये तो अंग्रेजों के अप्रूवर बन गए थे, आजादी में हिस्सा ही नहीं लिए लोग। इनके तरफ से ये अंग्रेजों के अप्रूवर थे, उनके एजेंट थे। ये आज भी उनके एजेंट का काम करे बीजेपी वाले। आजादी में तो हम हिस्सा लिए, हमने अपनी जानो माल को घुमाया आजादी में। ये लोग क्या किए उस वक्त कहाँ थे? आज आके बोले देशभक्त हमको बता रहे, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आजकल के सोशल मीडिया ट्रेंड के हवाले से एक सवाल जरूर उठता है, क्या लाइक, व्यूज और रील्स के लिए लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं? नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट के उत्कोर पुलिस स्टेशन में एक यंग लड़का अशोक ने ऐसा काम कर दिया जो सिर्फ वायरल होने के लिए किया गया था, मगर उसका नतीजा कुछ और निकला। अशोक ने बिना इजाजत के पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी पुलिस गाड़ी के ऊपर चढ़कर इंस्टाग्राम रील्स बनाई। वीडियो बनाने के वक्त उसको शायद ये लगा होगा कि मजाक है या एक टाइम पास कंटेंट है, लेकिन जब ये रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो नॉर्मल रील नहीं बल्कि एक कानूनी सवाल बन गए। पुलिस ने जब इस वीडियो को देखा तो पहले तो शॉक हुए कि कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि बिना इजाजत के पुलिस प्रॉपर्टी पर चढ़कर वीडियो बनाए, क्योंकि ऐसे एक्ट सिर्फ डिसरिस्पेक्ट नहीं होते बल्कि लॉ के खिलाफ भी होते हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद अशोक को बुलाया गया और उससे पूरा मैटर समझाया गया। उस वक्त अशोक को समझ आया कि रील बनाने के चक्कर में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर इसने खुद मीडिया और पब्लिक के सामने माफी मांगी। इसने कहा कि इसका इरादा किसी को इंसल्ट करना या कानून का मजाक उड़ाना नहीं था, ये सिर्फ रील बनाना चाहता था, लेकिन अब इसे एहसास है कि ऐसा करना गलत था और आगे ऐसी हरकत नहीं करेगा। पुलिस ने इस इंसिडेंट को लाइटली नहीं लिया बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है कि कोई भी यूथ चाहे कितना भी इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर या रील क्रिएटर हो, पुलिस स्टेशन, प्रीमाइसेस में या पुलिस व्हीकल पर ऐसे एक्ट नहीं कर सकता। पुलिस व्हीकल एक जिम्मेदारी, एक कानून और एक अथॉरिटी की निशानी होती है, टॉय नहीं। इस वाक़े से एक बात समझ आती है, सोशल मीडिया पर वायरल होना एक सक्सेस नहीं, लेकिन कानून की इज्जत और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर शख्स पर फर्ज है। और हम डिजिटल दुनिया में जीते हैं तो हमें कानून और सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज के यूथ को एक मैसेज दिया जा रहा है, रील्स बनाओ, क्रिएटिव बनो, ट्रेंड फॉलो करो, लेकिन कानून के ऊपर नहीं। इसके अलावा कल एक शॉकिंग वाकया सामने आया है तेकरियाल कामारेड्डी के एएस फिलिंग स्टेशन, जहां एक आदमी ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और बिना पेमेंट के यहां से भाग गया। सीसीटीवी फुटेज के अंदर पूरा सीन रिकॉर्ड हुआ और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आई विटनेसेस और पेट्रोल पंप स्टाफ के मुताबिक ये आदमी एक 2 व्हीलर पर फिलिंग स्टेशन के पास आया। नॉर्मली इसने पेट्रोल पंप के वर्कर को बोला कि भाई पेट्रोल भर दो। स्टाफ को लगा सब ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे ही टैंक फुल हुआ, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी रुके, बिना पैसे दिए, ये सीधा यहाँ से भाग निकला। सीसीटीवी कैमरा में क्लियरली दिख रहा है कि गाड़ी का नंबर भी विजुअल है और इस आदमी का चेहरा भी थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई हो रहा है। पेट्रोल पंप के स्टाफ कहते हैं कि पहले भी कुछ ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन इस दफा सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होने की वजह से पुलिस को कंप्लेंट देने का प्लान है। तो एक और बड़ी अपडेट तेलंगाना से आ रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑफिशियली इनवाइट किया है तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट के लिए, जो इंडियन फ्यूचर सिटी में 8 और 10 दिसंबर को होने वाला है। ये इवेंट तेलंगाना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल मोमेंट माना जा रहा है, जहां से फ्यूचर की प्लानिंग, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के नए रास्ते ओपन होंगे। इस मीटिंग के दौरान रेवंत रेड्डी ने एक और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट रखी। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील किया कि बेंगलुरु से हैदराबाद तक को जो स्ट्रेच है इसे डिफेंस और एरोस्पेस कॉरिडोर डिक्लेयर किया जाए। सीएम का कहना है कि तेलंगाना ऑलरेडी एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और अगर आगे यह कॉरिडोर अप्रूव होता है तो तेलंगाना का नाम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के टॉप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स के साथ जोड़ा जाएगा। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर में तेलंगाना ने पिछले साल शॉकिंगली बड़ा जंप लिया है। सिर्फ 9 महीने में 30,740 करोड़ का डिफेंस और एरोस्पेस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किए हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि पहली बार फार्मा एक्सपोर्ट को भी क्रॉस कर दिया है। और हम सब जानते हैं कि हैदराबाद को फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब तेलंगाना क्वाइटली साइलेंटली एक न्यू रेवोल्यूशन बिल्ड कर रहा है। दवाइयों के साथ साथ डिफेंस और एरोस्पेस में भी वर्ल्ड लीडर बनने का टारगेट। रेवंत रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना के पास टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट कंपनीज का सपोर्ट है और अब अगर सेंट्रल बैकिंग मिल जाए तो तेलंगाना एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस हब बन सकता है। इस समिट में बहुत बड़े इन्वेस्टर, सीईओज, ग्लोबल कंपनीज और इंटरनेशनल डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एम ये है कि तेलंगाना को एक ग्लोबल इनोवेशन स्टेट बनाया जाए जहां 2047 तक का विजन रेडी हो, जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के 100 साल कंप्लीट कर रहा होगा। ये समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये तेलंगाना के डेवलपमेंट रोड मैप, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का सिंबल है। रेवंत रेड्डी का विजन क्लियर है, तेलंगाना को सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि ग्लोबल फ्यूचर हब बनाना है, जहां से जॉब्स, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट और इनोवेशन दुनिया भर में सप्लाई हो। अगले कुछ साल में अगर डिफेंस कॉरिडोर अप्रूव होता है तो एरोस्पेस कंपनीज, ड्रोन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट, स्पेस टेक स्टार्टअप्स और ग्लोबल डिफेंस ब्रांड तेलंगाना में शिफ्ट हो सकते हैं। इससे यंग इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल, मैन्युफैक्चरिंग और R&D सेक्टर्स में लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ी फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा यहां तक कि सूरज निकल गया, फिर इसने 2 रकातें पढ़ी तो इसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तिरमिजी 586। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।